अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राउदस एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद दिस। तो यार, क्या आप लोगों को पता है कि डॉक्टर ए.क्यू. खान एक अकेले इंसान नहीं थे जिनकी वजह से पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। एक्चुअली ये कहानी दुश्मनी, ईगो और फेम की जदोजहद से भरी पड़ी है। आखिर क्यों पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्ड होने पर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा बवाल हुआ? और आखिर में एक सवाल जो हर पाकिस्तानी अपने आप से पूछता है कि डॉक्टर ए.क्यू. खान को वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली रियासत की तरफ से जो वो शायद डिजर्व करते थे। आइए इसके बारे में तफसील से चर्चा करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 18 मई 1974 को, जब इंडिया पोखरान रीजन राजस्थान में न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करता है जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इंडिया ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अब हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। पूरी दुनिया इससे एक बड़े शौक में थी। यूएसए और कनाडा बिल्कुल खुश नहीं थे कि जो रिएक्टर उन्होंने इंडिया को पीसफुल पर्पसेस के लिए दिए थे उससे इंडिया ने एक प्लूटोनियम बॉम्ब बना लिया। और इस पूरी दुनिया की गहमा गहमी के दौरान इस्लामाबाद में कोहराम मच चुका था। जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1965 में कह दिया था, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये बात याद रखने वाली है कि 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था उसके जख्म अभी ताज़ा थे और बदले की आग उस वक्त की पाकिस्तानी रियासत में दौड़ रही थी। भुट्टो ने फ़ौरन से मुल्तान मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर मुनीर अहमद और नोबेल लॉरिएट डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। फ़ौरन से ये ऑर्डर दिया गया कि पाकिस्तान जल्द से जल्द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करे। डॉक्टर मुनीर अहमद को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड बनाया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। इससे पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो काम था ना, वो था न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना। मगर अब इसकी जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री घूम चुकी थी। फिर शुरू होता है प्रोजेक्ट 706 और इसका मकसद एक ही था, पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म्ड करना। डॉक्टर मुनीर अहमद खान की काबिलियत और डॉक्टर अब्दुल सलाम के बैन अवी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान अपने सफ़र पर गामजन था। पाकिस्तान का प्लान था एक प्लूटोनियम बॉम्ब बनाना। प्लूटोनियम में एक ऐसी धात है जिसको रीप्रोसेस करके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट थी और सबसे ज़रूरी चाहिए था एक रीप्रोसेसिंग प्लांट। पाकिस्तान के पास उस वक्त कराची में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कनाडा ने दिया था, मगर बहुत टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये प्लान फेल हो गया। वेस्टेड कंट्रोल एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो न्यूक्लियर सामान एक्सपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जो प्लूटोनियम बॉम्ब का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता और मौजूर हो गया था। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं था। 1975 में भुट्टो को एक कॉल मसूल होती है। कॉल के उस तरफ थे नेदरलैंड से डॉक्टर ए.क्यू. खान, जो कि एक मेटलर्जिस्ट थे और एक डच कंपनी यूरेनको में काम करते थे जिसका ताल्लुक था यूरेनियम इनरिचमेंट के साथ। डॉक्टर ए.क्यू. खान ने भुट्टो से कहा कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट का इस्तेमाल करके बॉम्ब बना सकते हैं और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होगा और स्पीडी होगा कंपेयर टू अ प्लूटोनियम बॉम्ब। भुट्टो इस प्रपोजल को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ज़रा डॉक्टर ए.क्यू. खान की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। डॉक्टर ए.क्यू. खान अप्रैल 1, 1936 को भोपाल में पैदा होते हैं और इनकी जो पीएचडी थी वो मेटलर्जी में थी। एक आम गलत फहमी जो पाकिस्तान में पाई जाती है कि वो एक न्यूक्लियर साइंसदान थे, मगर ये बात सच नहीं। वो यूरेनको में काम करते थे जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम करती थी। मतलब ये कि जो यूरेनियम में 235 आइसोटोप है उसकी मिकदार को बढ़ाना, और इस मिकदार को बढ़ाने के लिए हम जिन मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज में जो धात है ना वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मतलब कि मेटल। और ये जिम्मेदारी एक मेटलर्जिस्ट की होती है जो हमारी कहानी में है डॉक्टर ए.क्यू. खान। डॉक्टर ए.क्यू. खान के पास कंपनी के क्लासिफाइड और सीक्रेट सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस तक एक्सेस थी। डॉक्टर फिट्स वर्मन जो डॉक्टर खान के कॉलीग थे उन्होंने भी ये कहा, आई साव टॉप सीक्रेट टेक्निकल ड्राइंग्स इन हाउस। तो इन्हीं सीक्रेट साइंटिफिक डिज़ाइंस को लेकर और 100 डच कंपनीज की लिस्ट लेकर जो न्यूक्लियर सामान बेचती हैं ये लेकर वो दिसंबर 1975 में पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आते ही जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें एक फ्री हैंड दिया जिसकी मदद से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इदारा तश्कील दिया जिसका नाम था कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। और यहीं से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में एक राइवलरी शुरू होती है।
क्योंकि इससे पहले प्रोजेक्ट 706 को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन लीड कर रहा था। मगर अब ये कंपटीशन का माहौल था कि कौन ये रेस जीतेगा। डॉक्टर AQ खान के आने के बाद पाकिस्तान दिन ब दिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के करीब हो रहा था। डॉक्टर खान के टेक्निकल नॉलेज की वजह से और पूरी दुनिया से सामान एक्सपोर्ट करने की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया था। मगर ये सवाल उठता है कि उन्होंने ये सामान एक्सपोर्ट कैसे किया। 2004 के न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक जर्मन, डच और फ्रेंच बिजनेसमैन थे, वो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट्स बना रहे थे और पूरी तरह गाइड कर रहे थे कि पाकिस्तान को किस सामान की ज़रूरत है। और ये हो पा रहा था डॉक्टर AQ खान के कनेक्शंस और उनकी एक से ज़्यादा ज़ुबानों पर उबूर की वजह से। एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर जो डॉक्टर खान की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बताया कि कैसे मटेरियल्स अफ्रीका से आते थे, टेक्नोलॉजी यूरोप से आती थी और शिपमेंट्स और पेमेंट्स का काम दुबई से होता था। डॉक्टर वर्वन ने बताया कि कैसे जो 100 डच कंपनीज हैं वो डॉक्टर AQ खान को सामान बेच रही थी। इवन कि उन्हें पता चल गया था कि वो एक बॉम्ब बना रहे हैं। और पाकिस्तान पहला नहीं था जो इस काले धंधे से फ़ायदा उठा रहा था, मगर पाकिस्तान की वजह से इस काम में एक बढ़ोतरी आई, क्योंकि सारे स्मगलर्स को पता था कि पाकिस्तान मुंह बोली कीमत देने को तैयार है न्यूक्लियर सामान के लिए। और इवन के अपने शुरू के दिनों में ये तजारत थी, ये कोई सीक्रेट नहीं थी। वाशिंगटन ने दर्जनों रिपोर्ट जर्मनी को भिजवाई कि आपके वीक एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और सामान पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा है। यही जो चैनल्स और कॉन्टैक्ट्स हैं डॉक्टर AQ खान के, इनको बाद में इस्तेमाल किया गया और मुल्कों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने में, जिसको हम खान नेटवर्क भी कहते हैं। 1980s आते आते पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी पीक पर था। चाइना ने भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और 1984 आते आते पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बन चुका था। ये ज़माना था ज़ियाउल हक का। मगर इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अमेरिका से डॉलर्स आते रहें, पाकिस्तान ने ये बात किसी को नहीं बताई। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं था, डेफिनेटली पता था, मगर अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी ये वजह थी क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ। मगर जब कोल्ड वार ख़त्म हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर दोबारा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। F-16 और मिलिट्री एड जो थी वो कैंसिल करना शुरू कर दी। अब जहां पर ये कहानी जारी थी, 80s में खान नेटवर्क ने भी अपने पंजे गड़ाना शुरू कर दिए। मतलब कि जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर खान ने ये सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी और मुल्कों को बेचना शुरू कर दी। अब इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं कि डॉक्टर AQ खान ने इस तरह क्यों किया। पहली थ्योरी ये है कि वो वेस्ट को चैलेंज करना चाहते थे कि जो वेस्ट का कंट्रोल है न्यूक्लियर सप्लाई पे, वो इसको तोड़ना चाहते थे। और दूसरी थ्योरी ये है कि वो मुसलमान ममालिक को न्यूक्लियर आर्म्ड देखना चाहते थे। और तीसरी जो थ्योरी है कि डॉक्टर AQ खान ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये काम किया, जो हमें नज़र भी आता है कि अलेजिडली उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और अफ्रीका में एक टूरिस्ट होटल भी खरीदा। और फिर 1987 में पाकिस्तान और AQ खान को अपना पहला कस्टमर मिलता है, जो कि था ईरान। और उस वक्त जो ईरान 50,000 सेंट्रीफ्यूज बनाना चाहता था, जो एक लूजली एस्टिमेट के मुताबिक अगर कभी कंप्लीट हो जाता तो ईरान हर साल 30 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाता। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी सोफिस्टिकेटेड हो रही थी, तो डॉक्टर AQ खान ने ओल्ड और यूज्ड जो सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स है ना, वो ईरान को बेच दिए। मगर ईरान इससे खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने सेकंड हैंड पार्ट्स के लिए ज़्यादा प्राइस पे की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसमें वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और कार्गो प्लेन्स भी इस्तेमाल करते थे। जो क्लाइंट्स होते थे जैसे लीबिया, नॉर्थ कोरिया, वो डॉक्टर खान से डायरेक्टली मिलते थे या फिर मिडल मैन के थ्रू डील करवाते थे। और कुछ अरसे बाद डॉक्टर खान की एक्सपर्टीज़ की वजह से ये काम बारो बारी हो जाता था और पाकिस्तानी रियासत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होती थी। अब ज़रा अपने सती मौजू पर वापस आते हैं। 1988 में इंडिया ने पोखरान रीजन में 5 न्यूक्लियर धमाके किए और अब सब इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान इसका क्या जवाब। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागी पहाड़ों को चुना अपने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। यहाँ पर KRL और PSC के दरमियान एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। इस कंट्रोवर्सी का जिक्र डिटेल में किया गया है ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब, जो फिरोज हसन ने 2012 में लिखी थी। माइंड यू, जो फिरोज हसन है वो मिलिट्री में ब्रिगेडियर रह चुके हैं और इनकी किताब एक बड़ा ही क्रेडिबल सोर्स माना जाती है पाकिस्तान के एटॉमिक सफर का। फिरोज लिखते हैं कि 13 मई को PM नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें KRL और PSC दोनों थे। इसमें डिसाइड करना था कि टेस्ट को कौन लीड करेगा, PSC या KRL। PSC से समर मुबारकमंद ने ये कहा कि उनको सिर्फ 10 दिन चाहिए बॉम्ब को प्रिपेयर करने में।
जाहिर है कि KRL ये नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो यूरेनियम इनरिचमेंट में थी, पर एक्चुअल में जो एक्सप्लोजिव की एक्सपर्टीज़ थी वो तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास ही थी। और यूं ही होता है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इजाज़त मिल जाती है। फिरोज़ आगे लिखते हैं कि 14 मई को फिरोज़ हाशमी जो KRL से थे उन्होंने PSC को विज़िट किया और 2 बॉम्ब्स मांगे। समर मुबारकमंद ये कहते हैं कि उन्होंने इस अथॉरिटी से बॉम्ब मांगे कि जैसे मानो हुकूमत ने उनको टेस्ट की इजाज़त दे दी हो। इससे PSC में एक पैनिक क्रिएट हो गया। अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अपने हाथ से जो क्रेडिट था वो जाता हुआ नज़र आ रहा था। और फिर डॉक्टर AQ खान ने आग में घी डाला जब उन्होंने PM को ये लेटर लिखा और जिसमें PSC का मजाक बनाया गया और उन्हें कारपेंटर्स और मजदूर बोला गया। डॉक्टर AQ खान ने यह सजेस्ट किया कि एक जॉइंट टीम हो KRL और PSC की और डॉक्टर खान उसको लीड करें। और जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे उन्होंने भी PSC को ही कॉम्पिटेंट समझा क्योंकि एक्चुअली बॉम्ब को किस तरह सेटअप करना है ये काम तो PSC को ही आता था। मगर KRL के सख्त प्रोटेस्ट की वजह से कुछ मेंबर्स को सरमोनियली साथ ले लिया गया। आखिरी टाइम पर भी डिसएग्रीमेंट हो गया कि बटन कौन दबाएगा। डॉक्टर खान इस जिद पर अड़े हुए थे कि वो बटन दबाएंगे। एक लंबी बहस के बाद ये डिसाइड हुआ कि ओनर के तौर पर जिस जूनियर इंजीनियर ने ट्रिगर मैकेनिज्म डिजाइन किया है वो बटन दबाएगा। और यूं चागी बलोचिस्तान में पाकिस्तान 6 न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करता है। उसी दिन PM नवाज शरीफ अनाउंस कर देते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन चुका है। God has given us this opportunity and that courage. अब माना कि डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक कैटलिस्ट का रोल अदा किया जो पूरा प्रोसेस था उसको स्पीड अप कर दिया, मगर PSC की जितनी मेहनत थी मुनीर अहमद और बाकी लोगों को उनकी जितनी भी मेहनत थी उसको ओवरशैडो कर दिया गया। और बल्कि जो डॉक्टर AQ खान की इमेज थी वो स्काई रॉकेट कर गई। डॉक्टर AQ खान पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाते हैं, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहलाते हैं। 1996 में 2 बार और 1999 में 1 बार उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा जाता है। हर पाकिस्तान की आंख का तारा बन जाते हैं। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि 2003 में CIA ने डॉक्टर AQ खान के 5 कंटेनर्स पकड़ लिए जो मलेशिया से लीबिया जा रहे थे, जिनमें था सेंट्रीफ्यूज का सामान, और ये स्मगल होते जा रहे थे, इंटरनेशनल कवानीन को बाईपास करते हुए जा रहे थे। वाशिंगटन ने फौरन ऑर्डर दिया कि इन कंटेनर्स को सीज कर लिया जाए। दुनिया के सामने डॉक्टर खान का ब्लैक नेटवर्क एक्सपोज हो गया। सबको पता चल गया कि डॉक्टर खान ने कैसे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और कई मुल्कों को बेची। और ये 9/11 के बाद की दुनिया थी। मुशर्रफ का दौर चल रहा था और वॉर एंड टेरर अपनी पीक पर था और अमेरिका को ये डर लग रहा था कि किसी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना पहुंच जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि डॉक्टर खान को क्वेश्चनिंग के लिए अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, मगर पाकिस्तान ने ये करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान में ही डॉक्टर AQ खान पर ट्रायल चलाया। और फिर 4 फरवरी 2004 को पूरी पाकिस्तानी कौम के आंखों के तारे ने लाइव PTV पर कॉन्फेस किया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये टेक्नोलॉजी और मुल्कों को बेची है और माफ़ी की दरख्वास्त की। Confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. इसके बाद पाकिस्तानी रियासत ने उन्हें बख्श दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और 2009 में यह हाउस अरेस्ट ख़त्म होता है। अवाम की मोहब्बत उनसे कभी कम नहीं हुई, मगर रियासत ने उनसे किनारा कर लिया। डॉक्टर AQ खान अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रियासत से ये शिकायत करते रहे कि उन्हें कभी भी वो रिस्पेक्ट और वो मकाम नहीं मिला। तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? उस कौम के लिए काम करने का नहीं मिला। अगर हम इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें तो वो वजह यही निकलती है कि वो डॉक्टर AQ खान का ब्लैक नेटवर्क था जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज पर दाग लगा। मगर एक सवाल आता है कि जो ये नेटवर्क था उसी से तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट बना था पहले, तो क्या फिर सारी गलती डॉक्टर AQ खान की थी या फिर पाकिस्तानी रियासत भी इसमें इन्वॉल्व थी? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर AQ खान की लेगेसी पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस थी या शर्मिंदगी का? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।